बीबीसी दुनिया में आज देखिए, खतरों के बीच कैसे गजा की कहानी बता रही एक लड़की। जमीनी हमले की इजराइल की तैयारी। इजराइल की बमबारी के बीच गजा से मिस्र में दाखिल होने की आस में रफा बॉर्डर पर जुटे फलस्तीनी। बताएंगे आपको इन हमलों के बीच गजा में कैसी है जिंदगी, वहां की एक लड़की की जुबानी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कितनी मुश्किल होगी इजराइल की जमीनी कार्रवाई, करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। सेम सेक्स मैरिज को क्या मिलेगी कानूनी मान्यता? 5 जजों की संविधान पीठ कल सुना सकती है फैसला। केंद्र सरकार ने किया है विरोध। रूस और चीन की बढ़ती करीबियां। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बीजिंग में मुलाकात। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और चीन के बीच बढ़ा है आर्थिक और सैन्य सहयोग। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट भी हुआ शामिल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किया फैसला। साल 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट समेत 5 खेल होंगे शामिल। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। गजा में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं, जिसमें लगभग 2700 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल का रुख आक्रामक है और गजा से लोगों का पलायन जारी है, लेकिन उन्हें कहीं पनाह नहीं मिल रही है। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। और इस हालात में गजा और मिस्र को जोड़ने वाली रफा क्रॉसिंग पर लोग जमा हैं, क्योंकि पहले कहा गया था कि इसे कुछ वक्त के लिए खोला जाएगा ताकि लोग गजा से निकल सकें और सहायता सामग्री गजा के अंदर पहुंचाई जा सके। लेकिन रफा बॉर्डर अभी बंद है। मिस्र ने साफ कर दिया है कि वो तब तक क्रॉसिंग नहीं खोलेंगे जब तक उनकी स्टाफ की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती। इजराइल गजा में दाखिल होने वाली सभी लॉरियों की जांच करना चाहता है कि कहीं उनमें हथियार तो नहीं लाए जा रहे। और रफा बॉर्डर ये गजा से निकलने का वो इकलौता रास्ता है जिसे इजराइल नियंत्रित नहीं करता। इजराइल बाकी सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर चुका है, इसीलिए अब ये गजा से निकलने का इकलौता संभावित रास्ता है। और संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि गजा में मदद पहुंचाने के लिए वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमें मदद के लिए अंदर जाना होगा। हम इजराइल, मिस्र और दूसरे पक्षों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की इस क्षेत्र के दूसरे देशों की यात्रा से बहुत सहायता मिली और मैं राफा के जरिए राहत अंदर पहुंचने की अच्छी खबर आने की उम्मीद कर रहा हूं, जिससे दक्षिणी हिस्से में मौजूद लाखों लोगों को फायदा होगा। और पिछले हफ्ते इजरायली सेना ने उत्तरी गजा में रह रहे 11 लाख लोगों को दक्षिण की ओर चले जाने की चेतावनी दी थी। खान यूनिस, जहां आमतौर पर 4 लाख लोग रहते हैं, अब वहां 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। और इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह खत्म कर देने का वादा किया है और उनकी सेना गजा में बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इजरायली सेना को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता जोनाथन बील। ये वो हैं जिनके खिलाफ इसराइल ने अब जंग का मोर्चा खोल दिया है। हमास, जिसने पिछले हफ्ते सीमा पार की और महिलाओं, बच्चों समेत कई लोगों की हत्या कर दी। हमास के अधिकतर लड़ाकों के लिए ये एक सुसाइड मिशन था। मेरे सिर के बाएं हिस्से में एक गोली या ग्रेनेड से निकली कोई नुकीली चीज लगी। पक्के तौर पर नहीं कह सकता वो क्या था। बाएं हाथ की उंगली और मेरे गले में भी गोली लगी। लंदन में पले बड़े ओआव इस जंग में हताहत हुए शुरुआती इस्राएली सैनिकों में से एक हैं और वो आखिरी नहीं होंगे। हमें उनकी पहचान जाहिर नहीं करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस्राएल की लड़ाई एक अलग ही तरह के दुश्मन से है। यहूदियों को मारना उनका एकमात्र मकसद है। उन्हें इसके बाद अपने घर नहीं लौटना है। वो रास्ते में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहते थे। वो ऐसा करते हुए मारे जाते हैं। ये उनके हथियारों की एक झलक है। इस्राएल जब्त किए गए हथियार पत्रकारों को दिखा रहा है।
उनका कहना है कि हमास जितने हथियार इसराइल के भीतर लाया था ये उसका महज 20% है, और इसे ये भी पता चलता है कि इसराइली फौज जब गजा में दाखिल होगी तो उन्हें किस चीज का सामना करना होगा। इसराइल का कहना है कि इनमें से अधिकतर हथियार गजा के भीतर ही बने हैं। क्या आप इसराइली फौज के वहां दाखिल होने के बारे में चिंतित हैं? I'm not worried. The IDF can deal with everything that stays in that room and more. लेकिन ये तो उनके हथियारों की झलक भर है। Yeah. गजा की इन सड़कों को हमास बेहतर तरीके से जानता है। इसराइली सैनिकों को यहीं जाकर लड़ना है। यहाँ उनके लिए जाल बिछे हो सकते हैं, जगह जगह बम लगे हो सकते हैं, और नजर न आने वाली भूमिगत सुरंगें तो हैं ही। इस तरह की लड़ाई में हमास को फायदा हो सकता है। किसी तुरुप के पत्ते की तरह हमास के पास इसराइल के 100 से ज्यादा बंधक हैं। हमास के साथ कैदियों की अदला बदली में मदद करने वाले एक इसराइली अपने संपर्कों के जरिए एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। वो अभी भी बात कर रहे हैं, लेकिन मूड में उन्हें नाटकीय बदलाव नजर आ रहा है। शुरुआती दिनों में वो अपनी बहादुरी और इसराइल को अपने हमले से सन्न कर देने की बात कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनके स्वर बदल गए हैं। वो मरते दम तक लड़ने की बात कर रहे हैं। इसराइल एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन आक्रमण की योजना बनाना अक्सर आसान होता है और उसे अंजाम देना मुश्किल, और अंदर दाखिल होने से ज्यादा मुश्किल होता है बाहर निकलना। इसराइल और गजा दोनों जगह हर किसी के लिए जिंदगी बदल गई है। बीते हफ्ते जो कुछ भी हुआ उसका गजा में रहने वाली एक लड़की की जिंदगी पर भी असर पड़ा, लेकिन वो अपने साथ साथ गजा के लोगों की दास्तान भी बता रही है। बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनिसन की ये रिपोर्ट। हम अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। 25 साल की बिसान औडा गजा में रहने वाली एक फिल्म मेकर हैं। वो संघर्ष के बीच उलझी जिंदगी के बारे में रोजाना वीडियो ब्लॉग पोस्ट करती हैं। और दूसरी सुरक्षित जगह है, लेकिन गजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं है। बीते सोमवार इसराइल ने उनके आसपास रहने वाले लोगों को घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। बिसान ने एक नजदीकी अस्पताल में पनाह लेने का फैसला किया। हमारे लिए दुआ करिए। उसी रात इसराइल ने गजा शहर के रिमाल जिले में बमबारी की और उनके आसपास की जगह को मलबे में तब्दील कर दिया। ये पानी की पहली बोतल है जिसमें से मैं पानी पीऊंगी। गजा पूरी तरह नाकेबंदी में है, जिसकी वजह से लाखों दूसरे लोगों की तरह बिसान के पास भी बुनियादी जरूरत की चीजें खत्म हो रही हैं। हमारे पास खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर शुक्रवार को आसमान से एक और चेतावनी आई। इसराइल ने पर्चियां गिराई और उत्तरी गजा के 10 लाख से ज्यादा लोगों को दक्षिण की ओर चले जाने के लिए कहा, और हजारों लोग उस तरफ जाने लगे, लेकिन बिसान नहीं गई। बिसान और उसके परिवार ने उत्तरी गजा में ही रहने का फैसला किया, और उसी दिन अस्पताल से एक और खबर आई। आपको याद है जब मैंने कहा था कि वो लोगों को उत्तरी गजा से दक्षिणी इलाकों में उस रास्ते जाने के लिए कह रहे हैं जिसे वो सेफ रूट कहते हैं? वो एक चाल थी। उन्होंने एम्बुलेंस, कारों और बसों को निशाना बनाया। इसराइल का कहना है कि वो जांच कर रहा है कि दक्षिण की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर हुए हवाई हमले में क्या हुआ था। बाहर देखिए, कहीं बिजली नहीं है। बिसान नहीं जानती कि रात उनके लिए क्या लेकर आएगी। इस बीच वो अपने ही अंदाज में साइन ऑफ कर रही हैं। 10 PM. इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। मैं अपना सामान अपने बैग में डालकर रख रही हूँ, ताकि अगर रात में हम पर या हमारे आसपास बमबारी हो तो हम तेजी से यहाँ से निकल सकें। ये मेरा रोज का रूटीन है। आपका क्या है, मुझे बताइए। What about yours? Tell me. हमारे लिए दुआ कीजिए। Pray for us. और फ़लस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शताया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत दखल देने की मांग की है। المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ومنازلهم ومنع تهجيرهم. مطلوب من الأمم المتحدة على الأقل حماية موظفيها، حيث قتل أكثر من 30 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने रविवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है,
लेकिन पाकिस्तान में लोग रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों के आसमान छू चुके दामों से हैरान परेशान हो चुके हैं। महंगाई के मारे कई परिवारों ने अपनी आप बीती सुनाई। देखिए BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में लाहौर के मोहम्मद इमरान की तरह लाखों लोग अपने परिवारों को जिंदा रखने की कोशिश में हैं। इमरान कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। मजदूरी करते हुए गिरने से उनका एक बाजू तकरीबन बेकार हो चुका है। कई महीनों से इमरान अपने मकान का किराया और बिल्स नहीं दे सके, लेकिन उन्हें और उनकी पत्नी साइमा को सबसे ज्यादा फिक्र बच्चों का पेट भरने की है। कभी इतने ऐसे भी हो जाता है कि रात को भी भूखे सोते हैं पानी पी के। खाना यही कहते हैं कि बेटा भी पापा तुम्हारे आएंगे, कुछ फिर लाएंगे, फिर बना लेंगे। इसी आस पे बैठे रहते हैं। कभी ऐसे ही होते हैं कि वो रात को लेट आते हैं इसी वजह से कि यार मैं घर जाऊंगा तो बच्चे कुछ खाने के लिए मांगेंगे। वो मेरे बच्चे इंतज़ार करते ही सो जाते हैं। आए दिन न्यूज़ पे यही सुन रहे होते हैं, बच्चे, माँ ने अपने बच्चों को मार दिया, माँ ने ऐसे कर दिया, ये गुर्बत की खातिर। हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है। महंगाई ने सभी चीजों के दाम आसमानों पर पहुंचा दिए हैं, लेकिन खाने की चीजें खास तौर पर मोहम्मद इमरान जैसे खानदानों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। बच्ची है छोटी, वो मेरी रोज जिद करती है, दूध मांगती है। उसके लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूध लेके आ जाऊं। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह या तो कोई वसाइल बना दे या हमें मौत दे दे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। यानी उनकी दिन की कमाई $4 या तकरीबन 300 इंडियन रुपीस के लगभग है। पिछले एक साल में हजारों बल्कि लाखों खानदानों का लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल तबाह हो चुका है, लेकिन गुर्बत का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों पर हुआ है। दक्षिणी एशिया में पाकिस्तान की आबादी अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ 40% बच्चे स्टंटेड यानी अविकसित हैं और 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। पिछले एक साल की महंगाई ने इन आंकड़ों पर क्या असर डाला है, इसके लिए भी कोई रिलायबल डेटा तो मौजूद नहीं, लेकिन ज़मीनी स्थिति इस बात का इशारा कर रही है कि इस संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पूरा एक साल मेरे बच्चे नहीं गए स्कूल ना ट्यूशन, बिल्कुल नहीं गए थे। उस्मा के पति कई महीनों तक बेरोजगार रहे हैं। बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा हुआ इस चीज़ का कि यकीन जाने के मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा हमें स्कूल डालें, हमारी बड़ी क्लासें हैं, मम्मा हमें भेजें, मम्मा हमें भेजें, हम पीछे रह गए हैं, मम्मा हमने नहीं पढ़ा। उस्मा के पति शहबाज ने अब कर्ज लेकर काम शुरू किया है। ये एक गैर कानूनी कारोबार है जो किसी लम्हे भी उनके बच्चों की जान ले सकता है। कर्जा उठा के तो ये अपने घर में बैठा हूँ, LPG गैस का काम कर रहा हूँ। पहले जब देखते थे लोगों को कि भी ये खतरनाक काम है करते हैं, लेकिन अब मजबूरी के तहत खुद करना पड़ रहा है और घर में बैठ के करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, डर भी लगता है कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पाकिस्तान में अब जनता को चुनाव का इंतजार है। शायद नई सरकार अर्थव्यवस्था को सुधार सके और मोहम्मद इमरान की तरह महंगाई में डूबते लोगों को सहारा दे सके। मोहम्मद इमरान को कई हफ्तों बाद मजदूरी मिली है, लेकिन सिर्फ इतनी कि वो कुछ और दिन अपने बच्चों को जिंदा रख सकें। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, लाहौर। और क्या पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है? BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी ने पूछा आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर खाकान नजीब से। देखिए, पाकिस्तान का जो रिस्क है ऑन द फाइनेंसिंग साइड वो बहुत बढ़ा हुआ था। फिर IMF का प्रोग्राम हो गया। IMF के प्रोग्राम ने एक तकवीयत दी है, अगर वो फॉरेन फाइनेंसिंग आती रही और दूसरी तरफ अगर आप वाकई ही ये जो SIFC का वहीकल है इसके थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट ले आए तो आपकी जो फंडिंग की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। अगर ये सब कुछ हो जाता है जो मैंने आपके सामने रखा है तो हम श्रीलंका की तरफ नहीं जाएंगे। बट इन केस अगर प्रोग्राम स्लो होता है या प्रोग्राम में कोई डिरेलमेंट की बात होती है तो पाकिस्तान एक अनटेनेबल सिचुएशन की तरफ इकोनॉमिक एंड सोशली जा रहा है। इन मुश्किलात को हल करना इज़ इन द बेनिफिट ऑफ द पीपल, ताकि पाकिस्तान का जो सोशल निज़ाम है, जो सोशल फैब्रिक है, वो यहाँ से और नीचे ना जाए। चीन के हांगझो में हुए एशियाई खेलों में मेरठ की पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की एक बेहद रोमांचक रेस में गोल्ड मेडल जीता। लेकिन फर्राटे से रेस लगाने वाली पारुल के पास एक वक्त जूते तक नहीं थे। छोटे से गांव से एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने का ये सफ़र पारुल के लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपनी कहानी बताई BBC संवाददाता बुशरा शेख को। गांव में लड़कियों का यही होता है, फिर 23-24 साल के हो जाते हैं, उसके बाद शादी कर देते हैं।
तो मुझे था कि थोड़ा इस लाइफ से थोड़ा अलग जाना है, इतने बड़े मतलब लेवल पे जाके, और जो वो ग्राउंड देखती थी तो सच में जुनून सा आता था। चीन के हांगझो में आयोजित हुए एशियन गेम्स में भारत को कुल 107 मेडल मिले। इनमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज शामिल है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली पारुल चौधरी भी इस प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वालों में शामिल है। उन्होंने 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया। अब उनके घर पर लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। थोड़ा रोना भी आ रहा था, खुशी इतनी थी, मतलब मुझे अपने से ज़्यादा मुझे मम्मी पापा की खुशी थी कि हाँ आज वो मतलब एक छोटे गांव से मैं निकली, आज उनका यहाँ पे आके नाम रोशन हुआ है, मतलब उनके लिए भी कितना प्राउड है कि हाँ मेरी बेटी वहाँ पे जाके अच्छा कर रही है। हमने पारुल से पूछा कि मेडल जीतने से पहले वो क्या सोच रही थी। लास्ट 20 मीटर बचा हुआ था तो मुझे लग रहा था कि कहीं पाउल आज मतलब मेडल से आउट ना हो जाऊं, कि ये चांस 4 साल बाद आएगा अगली बार। तो 2011 से मैं कंटिन्यू लग रही हूँ, तो आज उसका क्यों फायदा ना उठा लूं। शुरुआती दिनों में पारुल गन्ने के खेतों में दौड़ने की प्रैक्टिस किया करती थी। मैंने गन्ने के खेत में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी क्योंकि इतना मतलब उस टाइम पे शूज वगैरह नहीं थे, इतना पैसा भी नहीं था कि हाँ हम शूज खरीद ले, और रोड पे पैदल भागने में पैरों में छल्ले वगैरह होते थे, तो मतलब वो मजबूरी थी कि हाँ गन्ने के खेत में भागने से कुछ नहीं होगा, नंगे पैर। पारुल बताती हैं कि कई लोग उनके पहनावे को लेकर भी सवाल उठाते थे। तब हम निकलते थे तो लोग ही बोलते थे कि तुम ये क्या करा रहे हो लड़कियों को, कुछ नहीं होगा, वापस घर में ही आ जाएंगी। सब बोलते थे शॉर्ट्स पहनती हैं, पैंट पहनती हैं, लोअर टी शर्ट पहनती है। तो फिर मेरे पापा जी ने किसी का नहीं सुना था, हम दोनों बहनों को मतलब उनको था कि हाँ इनको कामयाब करना है। आज वही मतलब है कि हम भी अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स कराएंगे, तो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनके मुंह से सुन के, जो पहले बोलते थे आज वही ऐसा बोल रहे हैं। और कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना ही।